औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल वो पूरा सिलसिला है जिसमें एक सेल उन मराहिल से गुज़रता है जब तक उन मराहिल से बहुत से मराहिल से गुज़रता है तब तक मराहिल से गुज़रता रहता है जब तक कि वो ख़ुद इस काबिल नहीं हो जाता कि अपने अंदर से नए सेल्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक, कि उससे नए सेल्स पैदा हों। इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरे सीक्वेंस को जब एक सेल अपने आप में इतनी मॉडिफिकेशन लाता रहता है कि वो खुद इतना मैच्योर ना हो जाए कि उससे फर्दर एक नया सेल प्रोड्यूस हो सके, इस पूरे सिलसिले को सेल साइकिल कहते हैं। ठीक, सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज़ होता है और एक माइटोटिक फेज़ होता है। इंटरफेज़ वो फेज़ है जिसमें सेल रेस्ट पे होता है, ये डिवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक, ये डिवीजन सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज़ में होता है, रेस्टिंग फेज़ है, जिसमें क्या होता है, जो सेल है अपनी ऑर्गेनेलिस के नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक, और उसकी जो एनर्जी सेल में होती है उसको एनर्जाइज करता है अपने आप को, और जब एनर्जाइज करेगा ऑर्गेनेलिस फर्दर लार्ज होंगी साइज़ में, ज़ाहिर सी बात है सेल भी ग्रो करेगा। तो इसी तरह बहुत से ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो फर्दर आगे सेल डिवीजन में चाहिए होते हैं। और इंटरफेस में ही होता है कि सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, क्योंकि डुप्लीकेट करना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर आगे उसने डिवाइड होना है, डिवाइड होके अपने क्रोमोसोम नंबर अपने डॉटर सेल्स में भेजने हैं उसने। तो ये रेस्टिंग फेज़ होता है और इसमें कोई डिवीजन नहीं होती, सेल अपने आप को प्रिपेयर करा होता है, तैयार करा होता है कि आगे उसने डिवीजन करनी है। ठीक, इतना मेच्योर होना है उसने कि फर्दर वो अपने आप को डिवाइड कर सके। ये तो हो गया रेस्टिंग फेज़। सेल साइकिल का दूसरा फेज़ होता है माइटोटिक फेज़, जिसमें सेल तैयार इंटरफेस से तैयार होने के बाद डिवाइड करता है, इसमें डिवीजन होती है माइटोटिक फेज़ में। सबसे पहले बात कर लेंगे इंटरफेज़। सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ इंटरफेज़ होता है, ठीक, और उसके लॉन्गेस्ट होने की वजह ये है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कराता है डिवीजन के लिए। तो जो इंटरफेस है वो फर्दर आगे 3 स्टेप्स में डिवाइड हुआ हुआ है, G1 फेज़ में, S फेज़ में और G2 फेज़ में। सबसे पहला फेज़ G1 फेज़ आता है, जिसमें एक सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर लेता है, अपनी ऑर्गेनेलिस के नंबर को इंक्रीज़ करता है। उसकी ऑर्गेनेलिस सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है, घर में किचन ना हो तो हम कहाँ से खाना बनाएंगे और कहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और किचन ऑफ द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और बहुत सी ऑर्गेनेलिस जैसे राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए राइबोसोम्स भी चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ते हैं मिकदार में, और राइबोसोम्स भी मिकदार में बढ़ते हैं। और जैसे ऑर्गेनेलिस बढ़ती रहती हैं तो सेल भी ग्रो करता जाता है। और इसके बाद ये होता है, ये तो हो गया G1 फेज़। फिर आता है S फेज़। S फेज़ वो फेज़ होता है जिसमें G1 फेज़ में क्या होता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेली इंक्रीज होते हैं, एंजाइम्स की मिकदार ज़्यादा होती है, सेल ग्रोज इन साइज, सेल साइज में ग्रो कर जाता है। G1 फेज़ के बाद आता है S फेज़। S फेज़ को हम
डुप्लीकेशन फेज भी कहते हैं। एस फेज को हम डुप्लीकेशन फेज या रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। एस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक सेल ने फर्दर आगे डिवाइड होना है, अपने आप को डिवाइड करना है अपने डॉटर सेल्स में, फर्दर सेल्स में, ठीक, तो अब वो एक सेल तो नहीं ना रहेगा डिवाइड होने के बाद, वो 2 होंगे, फिर आगे 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। इसलिए क्रोमोसोम का डुप्लीकेट होना बहुत ज़रूरी है, और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन एस फेज में होती है। फिर आती है बारी G2 फेज़ की। G2 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में सेल ऐसी प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि आगे फर्दर जब सेल की डिवीजन हो रही होगी उसके लिए एसेंशियल होंगी। लेट्स सपोज काइनेटोकोर प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर, ऐसी प्रोटीन जो कि स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक, काइनेटोकोर प्रोटीन नहीं होगी तो आगे क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होंगे। जैसे मुझे पेज को भी आपस में जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए होती है ना, इस तरह क्रोमोसोम्स को भी स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, और वो गम या कोई ना ऐसी कोई चीज़ जो कि क्रोमोसोम को मदद देती है स्पिंडल फाइबर से अटैच हो, वो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। और काइनेटोकोर प्रोटीन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे होती है। ठीक, तो G2 फेज़ में क्या होगा, G2 फेज़ में प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स that are essential for the process of cell division or सेल ग्रोथ। ठीक, तो ये तो 3 फेजेस हो गए इंटरफेस के, G1 फेज़, एफ फेज़ और G2 फेज़। ठीक, इसके बाद एक ऐसा फेज़ भी होता है जिसमें वो सेल्स जो फर्दर पूरी लाइफ टाइम में डिवाइड नहीं करते। लेट्स सपोज जैसे अब आइज़ के सेल हैं, जाहिर सी बात है कि मेरी आँखें हैं, अब मेरे आइज़ के सेल डिवाइड करते रहे तो फिर तो मेरी आँखें सऊदी अरब पहुँची हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मेरी आंखें सऊदी अरब में हूँ, इतनी डिवाइड कर जाए। तो ऐसे सेल्स न्यूरॉन्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, आइज़ के सेल्स हो गए, ऐसे सेल्स जो फर्दर एक लिमिट तक जिन्होंने डिवाइड होना होता है, सारी लाइफ डिवाइड नहीं होना होता, वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। G0 फेज़ ऐसा फेज़ है जिसमें जाके सेल डिवीजन अपनी रोक देता है, सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं करता। और जो हमारी 9-10 की भी बुक्स हैं और फर्दर FSC की बुक्स हैं, उसमें मेजर एग्जांपल ऐसे सेल्स की न्यूरॉन्स हैं। ठीक, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया सेल साइकिल का। बहुत कुछ है बताने को अभी, लेकिन क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी तो इसलिए इसका एक ओवरव्यू दिया। ये G0 फेज़, नॉन डिवाइडिंग फेज़। कौन से सेल इसमें जाते हैं भाई, आई सेल, वो सेल जो आइज बनाते हैं, न्यूरॉन सेल। ठीक है, और बहुत सी और एग्जांपल हैं, लेकिन मेजरली 2 याद रखी जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।